गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सारंगधर संहिता और सारंगधर संहिता के 3 अध्याय पढ़ चुके हैं हम। आज ये देखते हैं आज अध्याय 4 जिसका नाम है दीपन पाशनादि कथन। अर्थात इस चैप्टर में जो दीपन पाचन इत्यादि जो कर्म होते हैं उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण बताए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भैषज की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके क्वेश्चन भी भैषज में आते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दीपन पाचन पाचनादि कथनम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परिभाषाएं, जो सबसे पहली परिभाषा है वो है दीपन की। दीपन के बारे में कहा है पचेन आम विहिकृत दीपनम तद्दिति मिसी, यानी जो द्रव आम को नहीं पकाता, पचेन न आम विहिकृत, लेकिन किंतु अग्नि को बढ़ाता है, उसे दीपन कहा जाता है। यानी कि जो आम का पाचन नहीं करता लेकिन अग्नि को बढ़ाता है उसको दीपन कहते हैं। उसका उदाहरण है मिसी यानी सौंफ। दोनों रूपों में इनके उदाहरण याद रखने हैं। संस्कृत में जो शब्द यूज किया गया है मिश्री और दूसरा है सौंफ, जिसको अपन आम भाषा में सौंफ कहते हैं। तो खाना खाने के बाद में अपन अग्नि को बढ़ाने के बाद देते हैं होटल वाले, हलाने के बाद। फिर आते हैं पाचन में। तो पाचन में कहा है पचत्य आमा न बीच कुरियात, यानी आम का तो पाचन करता है लेकिन विहि यानी अग्नि को नहीं बढ़ाता है, उसको हम पाचन कहते हैं। जिसका उदाहरण है नांग केसर। ठीक है, तो सौंफ जो है अग्नि को दीपन करती है और नांग केसर जो है वो पाचन का काम करता है। ये उदाहरण ध्यान रखना, नांग केसर जो है पाचन में आता है। नांग केसर आप समझ रहे हो ना, केसर है, फूल पराग का कण है। ठीक है, और सब्जियों में जो हम गुरुता पढ़ते हैं खाने में, उसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे इजी फूल होते हैं, जैसे फूल गोभी है, उसके बाद में पत्ते आते हैं, फल आते हैं, कंद आते हैं, मूल आते हैं, मूल आता है, कंद कंद सबसे हैवी होता है। आप जो सोचो, आप जो फूल है वो तो अपने आप में ही सबसे लघु हो गया और उसका केसर और लघु हो गया, तो वो तो आसानी से पच जाएगा, आसानी से उसका पाचन हो जाएगा। इसी को दिमाग में रखते हुए कि आसानी से जो फूल आइटम होते हैं वो आसानी से पच जाते हैं, जैसे फूल गोभी वगैरह। और फूल का भी जो केसर होगा, पराग होगा, वो तो और आसानी से पच जाएगा। तो पाचन में जो उदाहरण है वो नाम केसर का है। थोड़ा सा रिलेट करके रखेंगे तो अब वो एग्जाम हॉल में आपको याद आ जाएगा। आप पढ़ते हैं दीपन पाचन, दोनों की प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है, तो वो दीपन पाचन एग्जाम में बहुत आता है। दीपन पाचन जो है वो है तद तद्दो दीपन पाचनो चित्र को दीपन पाचन, यानी जो दोनों दीपन भी करता है पाचन करता है, उसका उदाहरण है चित्रक। चित्रक में दोनों गुण होते हैं, वो अग्नि का आम का पाचन भी करता है और अग्नि का दीपन भी करता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम समन में। समन संशोधन और समान ये चिकित्सा के प्रकार होते हैं। समन द्रव्य क्या करते हैं, न शोधयति यद दोषान, जो शोधन नहीं करता है। समा नो उदीरत्यपि, और समान जो जो मतलब सम है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करता है, किंतु बड़े हुए दोषों को जो बाहर निकाल देता है या घटे हुए दोषों को जो प्राकृतिक कर देता है, उसको हम समन द्रव्य कहते हैं। यानी समन कहने का मतलब है कि शोधन से विपरीत, शोधन तो उसमें नहीं होता है, बहुत बड़े हुए दोषों को बाहर नहीं निकालता है, कुपित दोषों ना ही उनको कुपित करता, बल्कि बड़े हुए अथवा घटे हुए दोषों को सम कर देता है, प्रकृतिस्थ कर देता है, उसको हम समन कहते हैं। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो समन द्रव्यों में आकाश महाभूत की अधिकता होती है। आकाश गुण भूयिष्ठम रहते हैं समन द्रव्य, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आकाश यानी जो स्पेस है, जैसे दो लोग झगड़ रहे हैं आपस में, अगर उनको हम थोड़ा सा कि तुम इस कोने में बैठ जाओ, तुम उस कोने में बैठ जाओ, बातचीत नहीं करोगे एक दूसरे से, तो फिर धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है। तो समन द्रव्य ऐसे होते हैं, वो जहां पर दोष है वहीं पर उनको शांत किया जाता है। इसका उदाहरण है अमृता यानी गुरुचि, ध्यान रखना है हमको। अमृता गुरुचि जो है समन द्रव्यों का उदाहरण है। फिर आते हैं 4 टर्म्स जो एग्जाम में आती हैं, वो जो विरेचन से संबंधित है। उसमें सबसे पहला है अनुलोमन। ठीक है, तो अनुलोमन द्रव्य कैसे काम करते हैं। कृत्वा पाकाम मलानाम, ये श्लोक भी एग्जाम में बहुत आते हैं। कृत्वा पाकाम मलानाम यद वित्वा बंधनम अधोनयेत तद अनुलोमम यज्ञ
यथा प्रोक्ता हरित की यानी हरण जो होता है वो अनुलोमन द्रव्यों का उदाहरण है। पहले इसके उदाहरण को तो हरित की वातालोमन होती है वो सबको मालूम है। तो इसी चीज को हम याद करते हैं कि हरित की को अनुलोमन है, और हरित की को बोलते हैं अपन माता। कदाचित माता कुपित हो सकती है लेकिन हरित की कभी कुपित नहीं होती है, नुकसान नहीं करती हमारे शरीर को। ऐसा होने के कारण उसको माता की संज्ञा दी गई है हरित की को। ठीक है, माता की संज्ञा दी गई है हरित की को। तो देखते हैं माता से हमें कैसे क्या चीजें याद रहेंगी। जो माँ होती है वो बच्चों के लिए सपोज खाना बना रही, तो हमेशा खाना पका कर ही जो है फिनिश करेंगे, यानी माँ हमेशा खाना पूरा पकाती है। ठीक है, तो इसमें जो कृत्वा पाकम, खाना पकाना किसका काम है? हमेशा माँ का काम है। तो इसमें खाना पका के बाहर निकाला जाता है मल को। ठीक है, हमने जो भी खाया उसमें एक प्रोसेस होती है डाइजेशन की, फिर वो बाहर आता है पचने के बाद में। तो ये द्रव्यों को पकाकर उनके बंधनों को तोड़कर, यद वित्तवा बंधनम, बंधनों को तोड़कर, माता के सामने कोई बंधन नहीं होते हैं, है ना। माँ माँ होती है, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता, तो कोई बंधन माँ के सामने नहीं चलते। अधोभाग यानी नीचे के मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, उसको हम अनुलोमन कहते हैं। तो ये माता जो है हरित की, उसका उदाहरण है अनुलोमन का, और इसमें पका के बाहर निकाला जाता है मल को। अब आते हैं संसर्जन में। संसर्जन में लिखा है पक्तव्य यत् अपक्तव्यो श्लिष्ट कोष्ठे मलादिकम नयतधा संसनम तद तथा स्यात् कृत आम्लकम। कृतमाल यानी आम जो अमलदास होता है, उसका जो फल मज्जा होती, वो इसका उदाहरण है। अभी हमको उसको याद करना है, तो इसमें देखो सन शब्द आता है। सन हम सभी ने पढ़ा है, सन पुत्र को कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, SON करके लिखते हैं, तो ये सन हो जाता है। सन का मतलब होता है पुत्र, आप सभी जानते हैं। तो जो अगर हम माता खाना नहीं बना रही है, एक दिन माँ घर पे नहीं है और बच्चों को बोल दिया कि बच्चों आप बना लो खाना, तो बच्चे तो क्या है, बच्चों को खाना बनाना नहीं आता है। तो बच्चे क्या करेंगे, जो तरफ उधर में चिपके हुए पकाने योग्य मलों को बिना पकाए, बिना, है ना, पकाने योग्य जो है, जिनको पकाना चाहिए यानी पाचन कराना चाहिए, आम जो है उनको बिना पकाए ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पकाए ही गुदमाग से बाहर निकाल देते हैं, उसको हम संसेचन कहते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है अनुलोमन में संसर्जन में, अनुलोमन में भोजन का पाचन होता है फिर मल निकलता है, और संसर्जन में बिना पकाए निकलता है। श्लिष्ट कोष्ठ इसमें शब्द आता है, कोष्ठ में चिपका हुआ मल इसमें आता है। तो ये कोष्ठ भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे गर्भ में माता रखती है, आपको मालूम है कोष्ठ में कौन होते हैं? बच्चे ही होते हैं। यानी कि माता के कोष्ठ में कौन होता है? बच्चे होते हैं। तो कोष्ठ शब्द भी थोड़ा संस्कृत अगर जिनको नहीं आती, पूरा पूरा नहीं याद करते हैं, जो एग्जाम हॉल में अगर पहचानना हो आपको, तो ये कोष्ठ शब्द जो है वो संसर्जन यानी सन से संबंधित है। यहाँ कोष्ठ से आप जो है ना, जो कोष्ठ शब्द लिखा हुआ है उससे गर्भ कोष्ठ समझ लेना। इसको दिमाग में ऐसे बिठाना है कि ये जो कोष्ठ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कोष्ठ मतलब गर्भ कोष्ठ है। तो गर्भ यानी हम सन से तो याद ही किया हमने इसको, तो ये भी श्लोक जो है हम पहचान लेंगे, है ना, गर्भ कोष्ठ। ठीक, ये दो हो गए अनुलोमन और संसर्जन। अनुलोमन में भोजन को पका के फिर मल को बाहर निकाला जाता है। संसर्जन में जो पकाने योग्य मल है उनको भी बिना पकाए निकाल दिया जाता है, फेंको बाहर, कच्चा पक्का कैसा भी, है ना। भाई बच्चे ऐसे ही होते हैं, मैगी भी नहीं बना पाते। फिर आते हैं भेदन में। तो भेदन में लिखा है मलादि मलादिकम आबद्धम यद वृद्धम व पिंडितम मलई, यानी जो द्रव ढीले बंधे हुए बाताती दोषों द्वारा पिंडित मल को तोड़ फोड़ कर नीचे गिरा देते हैं, उसको हम भेदन या जो है फोड़ने वाला कहते हैं, जिसका उदाहरण है कटुकी। ठीक है ना, कटुकी जो है वो भेदन करती है। जब आपके किसी से कटु संबंध हो जाते हैं तो आप, है ना, उससे मतभेद हो जाते हैं। अब आते हैं इसको याद करने के तरीके में।
तो इसमें 3 मल की बात की रही है। एक तो ये अबद्ध है, अबद्ध मल, दूसरा बद्ध मल और तीसरा पिंडित मल। 3 मलों की इसमें बात की जा रही, एक अबद्ध, दूसरा बद्ध और तीसरा पिंडित। जैसा अपन देख रहे हैं, जो मल ढीले बंधे हुए अथवा पिंडित, इसको भेदन में ऐसा ध्यान रखना है कि भेदन में 3 प्रकार के मल पे कार्यवाही होती है। एक तो अबद्ध, यानी कि जो ढीला है, दूसरा है बद्ध, तो तीसरा है पिंडित। तो ऐसे करके 3 मल है, बद्ध, अबद्ध और पिंडित। ठीक है, तो 3 भेद हैं, ये सब भेद से याद करना है। ठीक है, और जिससे हमारे संबंध कटु हो जाते हैं, जिससे मतभेद हो जाता है। मतभेद होते हैं तो हमारे संबंध कैसे हो जाते हैं, कटु संबंध हो जाते हैं। ऐसे करके इसको उदाहरण को भी याद रखना है। एक तो भेद से, ये 3 भेद 1 2 3, बद्ध अबद्ध पिंडित, और मतभेद से कटु, मतभेद से कटु संबंध याद करना है। तो एग्जाम हॉल में आप सही आंसर दे पाओगे कि जिसमें बद्ध अबद्ध और पिंडित मल को बाहर निकाला जाता है वह भेदन है, और उसका उदाहरण है कटु की कुटकी। हिंदी में कुटकी कहते हैं। नाम इसका कटु की है, लेकिन तिक्त रस होता है इसमें, तिक्ता कहते हैं इसको। जो इसका एक्चुअल में जो रस के आधार पर इसका जो पर्याय होता है वो होता है तिक्ता। इसमें कटु रस नहीं होता है, इसमें तिक्त रस होता है। अपशकला भी कहते हैं इसको। अब आते हैं रेचन में। रेचन में आते हैं, रेचन में विपक्वम यद पक्वम, जो पके हुए अथवा ना पके हुए, व मलादि द्रवताम नयत, तो द्रवताम नयत इंपॉर्टेंट है, द्रव रूप में निकालता है। रेचन तत्तपि यज्ञम रेचनम त्रिवत, जिसका उदाहरण है त्रिवत। तो त्रिवत जो है सुख विरेचन होता है, और त्रिवत विरेचन भी श्रेष्ठ होता है। आपको यहाँ पर ऐसे याद करना है, रेचन इज विरेचन, रेचन जो है वही विरेचन है, रेचन इज विरेचन। जब आप ये बोलोगे रेचन इज विरेचन, तो आपको ये एक तो मालूम है कि विरेचन में श्रेष्ठ क्या है, तो त्रिवत श्रेष्ठ है। ठीक है, दूसरा सुख पूर्वक मल कब निकलेगा, जब आपको फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा, जब वो पतला होगा, द्रव स्वरूप का होगा, तब आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तभी तो उसको सुख विरेचन कहेंगे। त्रिवत जो है वो क्या होता है, सुख विरेचक होता है। तो जो सुख विरेचक होगा वो पानी जैसा फर्र से निकाल देगा सब, तो इसमें पानी जैसे दस्त लगते हैं, सुख विरेचक होता है ना। द्रवताम नयत इसमें आता है ना। पके हुए अथवा बिना पके हुए को पानी जैसा निकालना है। तो विरेचन तो पढ़ पढ़ के अपन पक चुके हैं। विरेचन पंचकम में पढ़ पढ़ के, विरेचन पंचकम में पढ़ पढ़ के पक चुके हैं, अपन पक चुके हैं। तो बी पक्वम यत पक्वम, बी पक्वम यत पक्वम इसमें श्लोक में आता है। तो ये 4 हमने पढ़े, इनको समझते हैं फिर से। अनुलोमन वो हैं जो द्रव्य को पकाकर और अधोमार्ग से बाहर निकालते हैं, उनको अनुलोमन कहते हैं, जिसमें हरित की उदाहरण है। संसर्जन में जो पके हुए या बिना पके हुए मलों को, पकाने योग्य मलों को बिना पकाए निकाल देते हैं, वो संसर्जन कहलाता है, जिसका उदाहरण है अमलतास। भेदन में जो बद्ध अबद्ध पिंडित मलों को बाहर निकालते हैं उनको भेदन कहते हैं, जैसे कुटकी। और विरेचन में जो पक या विपक मल को द्रव स्वरूप में बाहर निकाल देते हैं, उनको जो है हम विरेचन कहते हैं। विरेचन इज रेचन, रेचन इज विरेचन।
विरेचन में श्रेष्ठ होता है त्रिवत, त्रिवत सुख विरेचक होता है, वो द्रव रूप में मल को बाहर निकालता है। ये चारों श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में बहुत आते हैं और हमें मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे बमन में, है ना। बमन के लिए कहा है, जो पक या ना पके हुए पित्त और कफ को बलपूर्वक मुख मार्ग से बाहर निकाल देता है, उसको हम बमन कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण है मदन फल। अपक्व पित्त, इसमें कफ के अलावा अपक्व पित्त और आता है। बलाद ऊर्ध्वम नयित, बलपूर्वक निकालते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन छर्दी एंड बमन? बमन और छर्दी में क्या अंतर होता है? जो बमन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी हमें उसको उसको एक्टिवली कराना पड़ता है। पहले दोषों को बढ़ाना पड़ता है, कोष्ठ में लाना पड़ता है स्नेह स्वेदन करके, फिर उनको जो है 3 लीटर 2 लीटर दूध पिला के, फिर 2 लीटर मधु स्टीफान पिला के, लवणोदक पिला के बलपूर्वक अपन बमन कराते हैं। जबकि छर्दी, आप बस में जा रहे हैं, आपको थोड़ा अनईजी लगा, आपके एकाएक आपको उल्टी हो गई, तो उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो पेसिव पेसिव क्रिया होती है। छर्दी जो है वो पेसिव होता है, यानी कि उसमें बलपूर्वक नहीं होता कुछ भी, पेसिव होती है। एक्टिव और पेसिव जो टर्मोलॉजी होती है, जिसमें अपन जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्टिव, वो जो इनडायरेक्टली होते हैं वो पेसिव में। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है इनकी परिभाषा में। एक तो इन्हें कफ के अलावा अपक्व पित्त को भी बोला है निकालने को। बमन हमेशा बलपूर्वक होता है, और बमन का उदाहरण जो है वो मदन फल है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा कोई जवाब आपके दिमाग में नाम हो ही नहीं सकता है, तो मदन फल उदाहरण है। फिर आते हैं शोधन। इसको शोधन और समन दोनों पढ़ना है अपन को। तो शोधन में कहा है, जो द्रव्य मल को उनके स्थान से स्थानात बहिर ऊर्ध्व अधो व ऊर्ध्व अधः दोनों आता है शोधन में। ऊर्ध्व अधो व मल संचयम दे संसुनाद तत्स्याद देवदाली फलम। मुख मार्ग या गुद मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है, उसको हम शोधन कहते हैं। तो यहाँ शोधन में ऐसा नहीं लिखा है कि जो बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालते हैं या प्राकृतिक मार्ग से बाहर निकालते हैं। तो जो पंचकर्म की परिभाषा वो वैसा एकदम वर्डिंग नहीं है कि पंचकर्म में हम पढ़ते हैं कि बढ़े हुए दोषों को प्राकृतिक मार्ग से निकालना, समीपस्थ मार्ग से निकालना, ऐसा इसमें नहीं है। स्थान बताया है, स्थान चाहे बाहर का हो, स्थान से बाहर करना, भले अधो मार्ग से या ऊर्ध्व मार्ग से, उसको हम शोधन कहते हैं। उसका उदाहरण है देवदाली। तो देवदाली गरागरी बेणी जो है वो जीमू तक का पर्याय होता है, जो चरक में बमन में आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बमन में जो देवदाली आती है वो इसमें बताई गई उदाहरण के रूप में शोधन में। तो हमें भी कोई हमारा मानसिक भी शोधन कराना होता है, तो अपन देव व्यापा से चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पर देवदाली शोधन के उदाहरण के रूप में आती है। देवदाली यानी जीमू तक। देवदाली क्या है? तो वो जीमू तक है। चरक में जो जीमू तक होता है वो है देवदाली। फिर आते हैं छेदन में। तो छेदन में कहा है कि श्लिष्टान कफादिकान दोषानुमूलयति यद बलात् छेदनम तद्यथा क्षारा मरीच शिलाजतु। यानी जो द्रव्य सटे या चिपके हुए कफादि दोषों को बलपूर्वक उखाड़ देता है, उसे हम छेदन कहा जाता है। तो छेदन में श्लिष्टान यानी चिपके हुए दोष आते हैं, कफादि दोष आते हैं, उनको बलपूर्वक निकाला जाता है, उसको तुम छेदन कहते हैं। छेदन का मतलब होता है इसका जो है खरोंच के बाहर निकालना। तो श्लिष्ट शब्द आता है यहाँ पर खरोंचने के लिए, बलपूर्वक निकालते हैं अपन। उदाहरण के रूप में आते हैं इसमें क्षार, मरीच और शिलाजतु। ठीक है, इम्पोर्टेंट इनके नाम यहाँ रखने का तरीका है। कोई छेदन करने वाला है तो अपन उससे पहले ही माफी मांग लें कि ये गलती हो गई। क्षमा, क्षमा शिलाजतु। क्षमा शिलाजतु। जैसे शिलाजतु होता है वो मूत्र मार्ग, वस्ती मार्ग में चिपके हुए दोषों को बाहर निकाल देता है। तो ये क्षार का छ,
मरीच का मा क्षमा शिलाजतु, क्षमा शिलाजतु करके हमको इसको याद रखना है छेदन के द्रव्यों का। आपको चीजें बहुत भूलती हैं, याद नहीं रहती हैं, तो हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। ये किसका डायलॉग है आपको मालूम है? सा से, है ना, शिलाजतु का नहीं है, सलमान खान का डायलॉग है, सा से छेदन वाला, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे। तो ये छेद जो है तो है ना, अच्छी बात है कि भैया इससे पहले वो छेद कर दे आपको, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उससे पहले क्षमा मांग लो सलमान से, है ना। सलमान यानी हमारा यहाँ पर सलमान जो है वो शिलाजतु है, तो छेद करने से पहले ही माफी मांग लो। इससे पहले वो छेद कर दे, वो कंफ्यूज हो जाओ आप, उससे पहले ही आप जो है माफी मांग लो। तो क्षमा शिलाजतु इसमें आता है, और ये सा से चालू होता है श्लोक। ये भी थोड़ा सा आपको चीजें फेवर में है याद करने के, ठीक है। अब बढ़ते हैं लेखन में। लेखन में कहा है कि धातून मलान व देहस विशोष्य लेखत यच्छ, यानी जो द्रव संपूर्ण शरीर की धातुओं और मलों को सुखाकर, उखाड़ कर, छील कर बाहर निकाल देता है, उसको हम लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर जो छेदन होना था, जो छेदन होना था, छेदन में जो हमारा टारगेट था, वो कफ का छेदन था। जैसे आपको मालूम है, कफ का छेदन करना था हमको, कफ आदि दोषों का टारगेट कफ था। यहाँ टारगेट लेखन में धातून मलान है ना, धातून मलान देहस्य विशोष, शरीर की धातुओं मलों को विशोषण करके, है ना। यहाँ धातु मल है लेखन में। लिखो, 7 धातुएं होती हैं हमारे शरीर में, लिखो 3 मल होते हैं हमारे धातु में। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि 7 धातु होती हैं, 3 मल होते हैं, ठीक है, संख्या ज्यादा होगी ना, तो 7 धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 3 मल। कॉपी भरने के लिए अपन पूरा पूरा लिखेंगे ना, शरीर की संपूर्ण धातुएं कोष्ठकों में लिख लेंगे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो कॉपी थोड़ी भरी भरी लगेगी, लिखा है बच्चे ने, एग्जामिनर को ऐसा बोलेगा कि लिखा है बच्चे ने। तो धातुन मलान आता है, फिर और आता है देहस विशोष, इनका शोषण होना है, उसको हम लेखन कहते हैं। लेखन में आता है छौद्र, यानी कि शहद, नीरज, नीरव, उष्ण, नीर कहते हैं पानी को, उष्ण पानी, बचा और यप, ठीक है। याद रखने का तरीका देखते हैं। कुछ चीजें विरुद्ध होती हैं, एक साथ नहीं सेवन की जाती, जैसे मधु घृत, आपने सुना है कि सम मात्रा में मधु घृत नहीं लिया जाता है, मधु सर्पी नहीं लिया जाता है। तो वैसे ही सम मात्रा में छौद्र यानी शहद और उष्ण जल नहीं लिया जाता कभी भी। तो छौद्र और शहद और उष्ण जल जो होता है वो एक विरुद्ध होता है, गर्म चीजों के साथ में कभी शहद नहीं लिया जाता है, ये विरुद्ध होते हैं, इनको साथ में नहीं लिया जाता है। दूसरा, बचा के बचा, बचा ये और यब जो है वो साथ में नहीं लिखे जाते हैं। आप अगर चरक पढ़ेंगे तो वहां पर यब आंवला आता है, यब के साथ में क्या आता है? आंवला आता है, यब आंवला, यब आंवला जो है वो अति अति स्थूल की चिकित्सा में बताते हैं। तो ना तो छौद के साथ उष्ण जल लिखा जाता है, ना बचा के साथ यब लिखा जाता है। तो छौद प्लस उष्ण जल, बचा प्लस यब लिखने से बचो, है ना, एक साथ लिखने से बचो। है ना, बचो यानी बचा तो इसमें आती ही है लेखन में, एक साथ इनको लिखने से बचो, ऐसे करके याद करना है आपको कि इनको एक साथ लिखने से बचना चाहिए। छौद, नीरज, उष्ण, बचा और यब। बचा बहुत इंपॉर्टेंट, बचा जैसे यहाँ मरीच बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बचा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी जगह भी आएगी। अब आते हैं ग्राही और स्तंभन में। ग्राही द्रव्य क्या होते हैं? दीपनम पाचनम यत स्यात् उष्णत्वाद द्रव शोषकम, जो दीपन पाचन हो और उष्ण होने से द्रव शोषकम, यानी जो मल है
उसको क्या करने वाले हों, उसके पानी को सोखने वाले हों। ग्राही जज सुंठी जीरक गज पिपली। एक चीज जो यहाँ नहीं लिखी, ये तो लिखा है कि ये उष्ण वीर होते हैं, है ना, ये तो लिखा है कि ये उष्ण है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये कटुरस प्रधान होते हैं। ये ग्राही द्रव जो है कटुरस प्रधान होते हैं, दीपन पाचन करते हैं। उसके अलावा उष्ण होने से, उष्णता से द्रव का शोषण कर लेते हैं। यानी सपोज मेरे घर में मेरी टी शर्ट गीली है, सपोज पानी उसमें से मुझे सुखाना है, तो एक तरीका होता है कि मैं जाके वो गीली टी शर्ट जो है ना, वो छत में धूप में रख दूं। तो धूप में रखने यानी कि उष्ण दीपन पाचन, उष्ण वीर होने से वो उष्णता से वो टी शर्ट सूख जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि बाहर सूरज नहीं निकला होगा, तो एक काम करते हैं, मैं, है ना, पंखा चालू करता हूँ और नीचे उसके जस्ट नीचे चेयर पे टी शर्ट रख देता हूँ, तो वो सूख जाएगी। तो जो पंखा चलाना यानी वो कसाय रस यानी रूक्षता से, जो रूक्षता आएगी उसके कारण टी शर्ट सूखती है। तो हमारे शरीर में से ज्यादा जल वाला मल निकल रहा है, पानी वाला दस्त लग रहे हैं, तो पानी को सुखाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ग्राही द्रव दे दो जो अपनी उष्णता से जल को सोख लेते हैं, और दूसरा रूक्षता, पहला ही शब्द है रोक्ष्यम। स्तनम द्रव जो है रुक्ष होते हैं, शीत होते हैं और कसाय होते हैं। तो यहाँ पर कौन से रस प्रधान है? कसाय रस प्रधान है। और लघु पाकी होने के कारण बात को बढ़ाते हैं, और बात कृता, ये बात कृत होते हैं। वायु रुक्ष होती है, रुक्ष होने से पंखा चल गया, मतलब पंखा चलाने से आपका पानी जो है, जल जो है सूख जाएगा। इसके उदाहरण होते हैं वत्सक और टुंडुक। इनको ओरिजिनल भी मालूम होना चाहिए। वत्सक का मतलब होता है कुटच, ऊर्जा रेष्ठापन देते हैं दस्त में। और टुंडुक का मतलब होता है संयोनक यानी सोना पाठा, ये भी स्तंभक होता है। इसमें कुटच और सोना पाठा होते हैं, वत्सक और टुंडुक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ग्राही स्तंभन में जो अंतर है रस का है और वीर्य का अंतर है। पहला तो रस का अंतर है, ग्राही द्रव्य मैंने बताया कि ये कटुरस प्रधान होते हैं, ये कषाय रस प्रधान होते हैं। दूसरा अंतर जो हमें समझना है वो ये है कि ग्राही द्रव्य जो है ये उष्ण उष्ण वीर्य होते हैं। क्या होते हैं? ग्राही द्रव्य उष्ण वीर्य होते हैं। और ये जो है वो शीत वीर्य होते हैं। संबंध द्रव्य जो है शीत वीर्य होते हैं, शीत, ये अंतर है। ये दीपन पाचन करते हैं, अग्नि को बढ़ाएंगे, पाचन करेंगे। और ये वैसे भी शीघ्र पाकी होते हैं, लघु लघु पाक वाले होते हैं, ये दीपन पाचन नहीं होते हैं। यहाँ दीपन पाचन है ग्राही में, ये लघु पाक करने वाले होते हैं, शीघ्र पाकी होते हैं। ये बेसिक अंतर है दोनों में, जो हमें याद करना है। रुक्षता से चालू होता है इनका श्लोक। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अपन रसायन में। तो रसायन की परिभाषा है, रसायनम तज एज्ञम यद जरा व्याधि विनाशनम। जिस रसायन वो द्रव होते हैं जो जरा व्याधि को दूर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मौलिकता है थोड़ी सी इनकी। ये सबसे पहले सारंगधर ने ही बताई है रसायन की परिभाषा, चरक में भी है। उसमें श्रेष्ठ धातुओं की प्राप्ति होती है, उसको रसायन कहते हैं, ऐसा आता है। इसमें आता है यद जरा व्याधि विनाशनम, यानी जो जरा यानी बुढ़ापे को, व्याधि का नाश करते हैं, उनको रसायन कहते हैं। रसायन के उदाहरण होते हैं अमृता, रुद्रवंती, गुड़ची और हरित की। तो चार उदाहरण याद करने हैं। अमृता यानी गिलोय, है ना, रुद्रवंती, गुगलू और हरित की। तो इनको याद रखने का तरीका देखते हैं। या याद रखने का तरीका है रसायन की, यहाँ पर गुगलू का मैंने ले लिया और रुद्रवंती का रू ले लिया, तो गुरु हो गया। ठीक है, और हरित की का है ले लिया। रसायन की गुरु है अमृता, श्लोक में अमृता आता है, अमृता भी याद कर सकते हैं, या फिर गिलोय भी याद कर सकते हैं। रसायन की
गुरु है गिलोय या अमृता, ऐसा करके इसको याद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गुगलू का ये है, रुद्रवंती का रू है, गुरु हरितकी का हा है, और अमृता का अमृता या गिलोय, जो भी हम कहना चाहें कह सकते हैं। तो रसायन की गुरु है अमृता, ऐसे करके याद रखना है, रसायन की गुरु है अमृता। अब आते हैं बाजीकरण में। तो बाजीकरण में कहा है कि यस्मात् द्रव्येत स्त्री पुरुषो हर्षो बाजीकरण जाता था। जिन द्रव्यों के सेवन से स्त्रियों के सहवास में अधिक हर्ष की प्रतीति होती है, हर्ष की उत्साह की होती है प्रतीति, उससे हम बाजीकरण कहते हैं। तो बाजीकरण की परिभाषा तो लगभग सबको मालूम है, लेकिन इसके उदाहरण याद रखने हैं। उदाहरण में आते हैं नांग बला और कपिकच्छु। दो उदाहरण है, नांग बला और कपिकच्छु। तो जहां यहाँ तो शॉर्ट परिभाषा है। बाजी जो होता है, बाजी, बाजी का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े के समान मैथुन का सामर्थ्य जिससे पैदा होता है, उससे हम बाजीकरण कहते हैं। बाजीकरण में यहाँ घोड़ा आ गया, जो कि एक एनिमल है। एनिमल से हमने यहाँ पर कंपेरिजन रखा है। और नांग, यहाँ पर नांग का मतलब स्नेक होता है, सर्प होता है, वो भी एक एनिमल है। और कपी का मतलब बानर होता है, बंदर है एक प्रकार का, कपी यानी बानर। तो ये पूरा ही जो परिभाषा का विवरण है इसका, वो थोड़ा सा जानवरों बेस्ड है। बाजी मतलब घोड़ा, नांगबला यानी सांप, और कपी कच्छू यानी कपी। इससे आपको याद रखना है उदाहरण। इसके उदाहरण में नांगबला और कपी कच्छू आते हैं बाजीकरण के। बाजी यानी घोड़े के समान मैथुन करने के सामर्थ्य दिलाने वाले बाजीकरण में। तो ये ऐसा करके याद करना है। फिर आओ शुक्रल में। शुक्रल में कहा है यस्मात् शुक्रस्य वृद्धि स्यात् शुक्रल में, जिससे शुक्र की वृद्धि होती, सीधी सीधी शुक्रस्य वृद्धि, जिससे शुक्र की वृद्धि हो, शुक्र धातु की वृद्धि हो, उसको हम शुक्रल कहते हैं। शुक्रल में आते हैं अश्वगंधा, मुसली, शर्करा और शतावरी। तो इनको याद रखने का तरीका देखते हैं। इनको याद रखने का तरीका है, अश्वगंधा के लिए अगर हम आ यूज करते हैं, अश्वगंधा के लिए अगर हम आ यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अश्वगंधा का आ, शर्करा का शतावरी का सा, मुसली का मा। तो असम, असम, असम हमारे देश का एक विभिन्न अंग है, राज्य है असम। शर्करा, हमने शुक्रल द्रव्य कहाँ से बोला है? असम की शर्करा से शुक्र को बढ़ाया। असम शर्करा, असम शर्करा करके याद रखना है। जिसका मीनिंग ये है कि आ का मतलब होता है यहाँ पर असम, आ, शर्करा, शतावरी का मतलब है सा, मुसली का मतलब है माँ, असम, और शर्करा का मतलब है शर्करा। अश्वगंधा, मुसली, शतावरी और शर्करा इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं शुक्र प्रवर्तक में, है ना। शुक्र प्रवर्तक में आते हैं। तो शुक्र प्रवर्तक में देखें, शुक्र प्रवर्तक में लिखा है दूध मांस भल्लातक फल मंचानी चा प्रवर्तकं कथंती जनकानी चा रेतसा। जो द्रव वीर को प्रवृत्त करने वाले, वो उत्पन्न करने वाले होते हैं। प्रवर्तक में दोनों हैं, प्रवर्तक भी है और जनक भी। तो जो वीर को प्रवृत्त करने वाले और जनन करने वाले होते हैं, उनको शुक्र प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक का मतलब केवल प्रवर्तन नहीं होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रवर्तन का मतलब केवल प्रवर्तन नहीं होता है, प्रवर्तक का मतलब दोनों है। पहले उत्पन्न करेंगे तभी तो बाहर आएगा, उत्पन्न ही नहीं करोगे तो कहाँ से बाहर आ जाएगा। तो प्रवर्तक और जनक दोनों गुण वाले होते हैं शुक्र प्रवर्तक द्रव। इसमें आते हैं दूध, उड़द यानी मांस, भल्लातक फल मज्जा और आंवला। यहाँ रखने के लिए एक लाइन लिख लेंगे, भले मानुष। किसी के पास शुक्र प्रवर्त नहीं हो रहा है, पेशेंट आते हैं, तो अपन ने कहा है भले मानुष, यानी कि अच्छे आदमी, भले मानुष। दूध तो तुम पीते हो ना, मालूम है। हाँ, दूध पीता हूँ। दूध के साथ आंवला और डाल ले भाई, दूध आंवला पी जा, है ना। दूध के साथ आंवला पी जा,
तेरा शुक्र जो है वो बढ़ जाएगा, जनन भी हो जाएगा और प्रवर्तन भी हो जाएगा। आंवला रसायन है क्योंकि। तो भले मानुस यानी भल्ला तक का हो गया भले, मानुस का हो गया मास, और तीन दो हैं दूध और आंवला, दूध और आंवला, इसको सेवन कर जा तो तेरा शुक्र जो है प्रवर्तक हो जाएगा। तो भले मानुस दूध आंवला पी जा, ऐसा करके याद करना है। अब आते हैं सूक्ष्म में। सूक्ष्म में कहा है कि देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद सूक्ष्मोचित्रे, जो शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में सूक्ष्म सोतस में प्रवेश कर जाता है उसको सूक्ष्म कहते हैं। उसके उदाहरण होते हैं सेंधव, छौद्र, नीम, तेलह, है ना। सेंधव होता है, ठीक है, सेंधव लवण, इसके अलावा मधु, छौद्र, नीम और तेल। तो यहाँ पर ये जो शब्द है सूक्ष्म, इसी को पकड़ते हैं। सूक्ष्म का सू से सेंधव, उदाहरण याद करना है। सूक्ष्म चीजें पकड़नी है अपन को, सूक्ष्म में सूक्ष्म। छा से यहाँ पर छौद याद करना है। माँ से यहाँ पर हमको थोड़ा कड़वा है तो नाम नहीं लेते, नहीं हमारा नी म नीम याद करना है। तो शौद, सेंधव, नीम और तेल। तेल और आ गया छोट, तेल जो है सब में प्रवेश करता है। तेल का मतलब यहाँ पर एरंड तेल लिया गया है, इसके नाम में छुपा हुआ है, सूक्ष्म के नाम में, कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। सूक्ष्म, सेंधव आता है इसमें, छौदरा आता है और नीम नीम का मा आता है और तेल। फिर आते हैं वैवाई। पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम तथा पाकम गच्छति, पहले पूरे शरीर में फैल जाते हैं फिर उसके बाद में पाक को प्राप्त होते हैं। ऐसी चीजों को हमको वैवाई कहते हैं। तो वैवाई जो है पूर्वम, पूर्व शब्द आता है पहले, पूर्वम व्याप्यम अखिलम काय, पहले पूरे शरीर में फैल जाते हैं फिर पाक को प्राप्त होते हैं, उनको हम वैवाई कहते हैं। वैवाई के उदाहरण होते हैं भांग और पीपेम। वैवाई एक शब्द से मिलता जुलता है जो है व्यवसाय। बोले हम क्या का व्यवसाय करते हैं, तो हमने सरकार से परमिशन ले रखी है, हम भांग और ईफेन का करते हैं। किसका करते हैं, है ना। लीगल तरीके से तो आप भांग बेच सकते हो, लीगल तरीके से ईफेन अफीम भी बेच सकते हो दवाई के नाम पे। इनलीगल तरीके में केस हो जाता है, तो पहले से ही परमिशन ले रखी है हमने पूर्व। यानी भांग और अफीम का आपको व्यापार करना है, भांग का और अफीम का आपको व्यापार करना है, तो पूर्व में शुरू से ही आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। ये सब याद करने के तरीके हैं। पूर्व से चालू होता है व्यवसाय। व्यवसाय ऐसा नहीं होता कि आपने कल दुकान खोल ली, पहले आप दुकान खरीदते हो, उसका रेंट एग्रीमेंट करते हो, गुमास्ता कराते हो, जीएसटी कराते हो, करंट अकाउंट खुलवाते हो। तो व्यवसाय करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो व्यवसाय में पहले पूर्व शब्द आता है। पूर्व इतना याद आ गया आपको, आपका क्वेश्चन सही हो गया। पूर्वम व्याप्य अकलम कायम तथा पाकम गच्छति, पहले शरीर में फैल जाता है फिर पाक को प्राप्त होता है, उसको व्यवसाय कहते हैं। अब आते हैं विकासी में। विकासी क्या है, तो विकासी में कहा है कि संधि बंधनस्तु शिथिलान यत करोति विकासी तत्, जो संधि बंधनों को शिथिल करके जो है ओज को निष्क्रिय कर देता है, ओज को वो कर दे, ओज को पृथक करके संधि बंधनों को शिथिल कर देता है, उसको हम विकासी कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑल इंडिया पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो विकास क्या होता है, विकास जब भी व्यक्ति कर लेता है, जब भी जैसे सपोज उसने ऑल इंडिया पीजीटी की एग्जाम दे ली, सिलेक्ट हो गया, पीएससी की एग्जाम दे दी, सिलेक्ट हो गया, अल्टीमेटली वो बाद में जब सिलेक्ट हो जाता है तो शिथिल पड़ जाता है। अक्सर देखा होगा आपने कि कॉलेज में वो कोई एनर्जेटिक रहता है और नौकरी के बाद में वही उसका शरीर फैला हुआ अदरक के समान ही अदर उधर से फैलने लगता है, मतलब शिथिल पड़ जाता है व्यक्ति। विकास हासिल कर लेता है तो शिथिल पड़ जाता है, ऐसा याद करना है। विकास
है ना। जिस जब तक आप कुछ चीज हासिल नहीं करो तो लगे रहते हो उसके पीछे, और विकास हासिल कर लेते हो तो शिथिल पड़ जाते हो। ये एक शब्द आपके दिमाग में गूंजा, विकास मतलब शिथिल हो गया व्यक्ति, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि जो ओज को जो है अलग करके संधि बंधनों को शिथिल कर देता है, विश्लेष ओज, ओज को विश्लेषण करके संधि बंधनों को शिथिल कर देता है, उसको हम विकास कहते हैं। विकास हमेशा ऐसा नहीं होता कि आज आपने नोट्स उठा लिए सर के और पढ़ने लग गए और आज सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं, क्रम से होता है विकास। विकास का क्या होता है, क्रम होता है। विकास का क्या होता है, क्रम होता है, कि पहले पूरा सिलेबस खत्म किया, फिर क्वेश्चन लगाए, क्रम से क्रम होता है। ये आपको जब बोलोगे अपने मन में कि विकास का क्रम क्रम होता है, तो आपको इसके दोनों जो है याद आ जाएंगे। कैसे के उदाहरण क्या है, क्रमुक, क्रम से क्रमुक, और कोद्रव। सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आपने क्रम या बोला विकास का क्रम, तो आपको याद ना आए कि क्रमुक और कोद्रव होते हैं, विकास क्रम से होता है। और इसमें आते हैं, क्रमुक का मतलब होता है कच्ची सिपाड़ी, और कोदो चावल, वो विकासी में। फिर वैवाहिक विकासी के बाद में ये किसी से मिलता जुलता है, मदकारी। तो बुद्धि लुम्पति यत द्रव्यम मदकारी तदोच्यते, यानी जो बुद्धि को लुम्प ले लेता है, दबा देता है, तमोगुण प्रधान होते हैं ये मदकारी द्रव्य। इसमें नशा, नशा आप किसका करते हो, वो चीजें आती हैं, तो मदकारी कहलाते हैं। तमोगुण के अधिकता के कारण बुद्धि का लोप कर देते हैं, उसको हम मदकारी कहते हैं। मत मारी गई थी मेरी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसा बोलते हैं लोग। मत मारी गई थी मेरी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो इसमें बुद्धि मत मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि से चालू होता है श्लोक। मत मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। विलन हमेशा माफी मांगता है लास्ट में हीरो से, मुझे माफ कर दे, मेरी मत मारी गई थी, है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो मदकारी शब्द आता है। मद क्या है, पुराने जमाने में जो देवता सुरा पीते, देवताओं के लिए सुरा है, शब्द है। इंसान के लिए, इंसान मद पीता है, दारू पीता है ना। तो मनुष्यों के लिए जो है मद्य है, देवताओं के लिए सुरा है, शुरू से मालूम है अपन को। तो दो उदाहरण आते हैं मदकारी में, एक सुरा और एक मद्य। बनाने की विधि से दोनों अलग अलग होते हैं। फिर आप बिस बिस, जो अपन ने अभी गुण पढ़े, जितने गुण पढ़े उनको जोड़ दो। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, वैवाही पढ़ा। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा, विकासी पढ़ा। उसके पहले क्या पढ़ा था, सूक्ष्म पढ़ा। उसके पहले क्या पढ़ा था, छेदी पढ़ा था, छेदन। उसके पहले अभी क्या पढ़ा, मदकारी, मदवा, पांच, है ना। इसके अलावा तीन और हैं, आग्नेय, जीवित, जीवित हर, और योग भाई। ये विष के 8 गुण जो है बताए हैं। योग भाई किसका गुण है, वो एग्जाम में आता है। तो विष के 8 गुण बताए हैं। योग वायु और कौन, दो दो चीजें और योग वायु बताई गई, एक तो वायु, वायु चरक में योग वायु बताई गई, और दूसरा मधु, मधु को भी योग वायु कहा गया। तो ये योग वायु, वायु, मधु और विष, है ना, इनके उदाहरण क्या है, वसनाभ और संख्या, है ना। वसनाभ जो एक आपने एक मतलब स्थावर विष ले लिया, और ये संख्या एक जांगम, मतलब वो जांगम क्या, संख्या क्या में आ गया, धातु विष हो गया, धातु विष में आ गया संख्या। ये कंद विष में आ गया वासना। धातु विष और कंद विष के उदाहरण बताएं। ठीक। इसके बाद में आते हैं प्रमाथी। तो प्रमाथी क्या होता है, प्रमाथी में कहा है कि निज वीरेन, अपने खुद के बीच से, निज वीरेन यद द्रव्यम सोतो दो संचय निरसती प्रमाण, अपने खुद के वीर से, है ना, शरीर में दोषों को, संचय दोषों को बाहर निकाल देते हैं, उनको प्रमाथी कहते हैं। प्रमाथी आपके नाक, कान, मुंह सब में से पाम रस निकलने लग जाएगा, बहने लग जाएगा, उसको प्रमाथी कहेंगे। जिसके उदाहरण होते हैं मरिच और बचा। मरिच और बचा इसके उदाहरण होते हैं।
तो निज वीर आता है प्रमाथि में। प्रमाथि का मतलब होता है जैसे बहुत बहुत सर्दी मर्दी हो जाती है कई लोग, तो कई लोगों की आदत होती है वो नॉनवेज खाते हैं, उनसे उनकी सर्दी ठीक हो जाती है। नॉनवेज वगैरह खा लिया, मिर्ची वाला चिकन विकन, तो प्रोटीन का पाचन एसिडिक मीडियम में होता है, तो उनके शरीर का जो म्यूकस होता है वो कंज्यूम हो जाता है, म्यूकस कंज्यूम हो जाता है, सर्दी ठीक हो जाती है। पर वो बाजार का खाते हैं तो उससे नहीं होता है, खुद का बनाते हैं निज, बोले यार मेरा खुद की रेसिपी है, मैं खुद बनाऊंगा, उससे ठीक होता हूँ। निज बीर प्रमाथि में आता है, सोत संचय दोषों को निकालते हैं उसमें आता है। इसमें मरिच बचा दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मरिच इससे पहले हमने पढ़ा था समाशिला जतु में, यानी कि जो छेदन होता था, मरिच का काम छेदन भी है ना। और बचा जो हमने पढ़ा था किसमें, लेखन में, बचा का काम लेखन भी है, तो ये दोनों ही डबल हैं, बचा लेखन में है और मरिच जो है वो छेदन में। फिर आते हैं अभिसंधि। अभिसंधि में कहा है पैच्छल्यत्यात् गौरवात् द्रव्य द्रव्य की पिछलता और भारीपन से रसवाही शिराओं, रसवाह शिरा इम्पोर्टेंट है। अभिसंधि कौन से सोतस को रोकते हैं, तो रसवाही शिरा। छिल और भारी होने से रोकते हैं किसको, रसवाही शिराओं में। छिल होने से और गुरु होने से शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं, उनको अभिसंधि कहते हैं। सोतस अवरोध होता है तो सोतस में रस व सोतस अवरोध करते हैं ये प्रकार से। इसका उदाहरण है दही, दही खाने से आपके रस व सोतस अवरोध हो जाते हैं, अभिसंधि द्रव्यों में आता है। तो आपका दिमाग को ही ब्लड मिले, पाचन तंत्र में ना हो जाए, इसलिए लोग एग्जाम से पहले क्या खिलाते हैं आपको, घी शक्कर, घी शक्कर, जो मतलब वो दही, दही और वो शक्कर खिलाते हैं। दही नहीं होता तो घी शक्कर आता है। पैच्छल और गौरव जो है, दो गुण इसमें हमें मालूम होना चाहिए। अभिसंधि जो है वो पैच्छल और गुरु होने से रस व शिराओं को अवरुद्ध कर देते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये था महत्वपूर्ण जो कर्म होते हैं उनके बारे में सारंगधर ने जो बताया है सारंगधर संहिता में, तो ये भेषज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़िए, अध्ययन करिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।